चलिए आज फिर हम लोग नए टॉपिक के साथ पिछले क्लास में बताए थे कि राष्ट्रपति की शक्तियां के बारे में जाने कि राष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्ति है, क्यों सुपर पावर कहा जाता है। सुपर पावर होते हुए भी उनके पास सुपर पावर नहीं है, इतना ही जान लो। हथियार है लेकिन चला नहीं सकते, ठीक है। तो आज ध्यान दीजिएगा आप लोग कि पिछले क्लास में सब कुछ राष्ट्रपति के बारे में बता दिए थे कि उनका नियुक्ति कैसे होगा, सब कुछ के बारे में बता दिए थे। अब इनकी शक्ति के बारे में सिर्फ चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा। आप लोग को डिस्क्रिप्टिव में जो दिखाए हैं वो 8-10 पेज में चला गया है, तो उसको हम शॉर्ट करके निचोड़ करके दिखाए हैं। और जो यूट्यूब पे देखते हैं उनको किसी तरह के कहीं पे डाउट लगे या गलत लगे तो कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा। तो देखिए, सबसे पहले राष्ट्रपति की शक्तियां, ठीक है। तो राष्ट्रपति की अनुच्छेद 53 में ही आप लोग को बताए थे, लिखा गया है कि राष्ट्रपति क्या होगा, क्या बताया था 53 में, कार्यकारी शक्ति सब कितना किसमें निहित होगा, राष्ट्रपति में। संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा, बताया था ना आप लोग को। तो वही चीज है, ठीक है। तो कार्यकारी शक्ति में क्या क्या आता है, तो कार्यकारी में सब कुछ आ जाएगा, जुडिशियल शक्ति आ जाएगा, क्षमादान वाला जो भी है ये आ जाएगा, एग्जीक्यूटिव आ जाएगा, समझे, सब आ जाएगा। तो अब शक्ति कितना, तो पहले 3-4 आर्टिकल देख लीजिए। 53 में तो बता दिए कि कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति के अंदर निहित होती है। राष्ट्रपति के अंदर मतलब बॉडी में नहीं, उनका पद पे, ठीक है, पद के लिए यहाँ कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होती है, राष्ट्रपति में। पिछले क्लास में ये बता दिया था। 74 में कहता है कि राष्ट्रपति जितना भी काम करेंगे ना, जितना भी काम करेंगे तो उनको सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, जिसको कहते हैं प्रधानमंत्री, जिसको कहते हैं केंद्रीय मंत्री, जिसको कहते हैं वित्त मंत्री, जिसको बोलते हैं बहुत सारे जितने भी तरह के मंत्री होते हैं वो। फिर 77 में कहता है कि जितने भी अंतरराष्ट्रीय संधि व समझौते होंगे, अंतरराष्ट्रीय जैसे मान लो कि अभी हम लोग ट्रेड डील कुछ करते हैं रसिया के साथ, अमेरिका के साथ, तो वो प्रधानमंत्री के नाम से नहीं होगा, मोदी जी के नाम से नहीं होगा। करेंगे मोदी जी, करेगा कोई मंत्रालय, लेकिन नाम किसका होगा, जो लेटर बनेगा, बॉन्ड जो होगा वो राष्ट्रपति के नाम से होगा, समझे। तो वहां कहा गया है कि संघ जितना भी संधि समझौता होगा सब राष्ट्रपति के नाम से ही होगा। फिर 78 में कहा गया है कि आप प्रधानमंत्री भले रहिएगा, वो अलग बात है, लेकिन आप कहीं भी जाइएगा और कहीं से आइएगा तो आपको जाए से पहले राष्ट्रपति को बता के जाना पड़ेगा कि हम किस लिए जा रहे हैं, और आके बताना पड़ेगा कि क्या क्या हम करके आए हैं। ऐसे ही नहीं कि घूमे टहले निकल गए हैं, जब मन चल गए, जब मन आ गए। तो कहीं ना कहीं देखिएगा कि यार प्रधानमंत्री से ज्यादा शक्ति मिला है, लेकिन वो खुद से प्रयोग नहीं कर पाते हैं, वो भी आगे हम बताएंगे आप लोग को, ठीक है। तो राष्ट्रपति की शक्तियां यहाँ हो गया। अब इसमें कितना तरह का शक्ति है, इसको अगर पार्ट बाई पार्ट कीजिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। नहीं तो ऐसे सब क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ जाएगा, खिचड़ी बन जाएगा, ठीक है। तो खिचड़ी हेल्थ के लिए बढ़िया होता है, लेकिन दिमाग के लिए नहीं। देखिए कहता है क्या मतलब ये, ठीक है। तो ये देखिएगा, सबसे पहले विधायी शक्ति, दूसरा वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, आपात शक्ति और सैन्य शक्ति। इतने पार्ट में हम बांट दिए हैं समझने के लिए, ठीक है। उससे आर्टिकल भी क्लियर होते जाएगा और पावर भी सब कुछ समझते आ जाएगा आप लोग को, ठीक, आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम विधायी पे चलते हैं। विधायी का मतलब होता है लेजिस्लेटिव पावर, इसको बोलते हैं विधायी शक्ति, ठीक है। लेजिस्लेटिव या विधायिका का मतलब होता है विधि निर्माण की प्रक्रिया में क्या क्या योगदान है राष्ट्रपति का, क्या क्या शक्ति मिला हुआ है। तो विधि मतलब कोई भी नियम बनाना, कानून बनाना। तो कानून देश में कैसे बनता है, सबको पता है, कैसे बनता है, संसद के द्वारा बनता है। कैसे बनता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, संसद के द्वारा। तो संसद कोई एक आदमी के नाम है नहीं, तो संसद एक पूरा सिस्टम का नाम है जो विधि निर्माण करता है। तो संसद के कितना हम बताए थे कि कितना पार्ट होता है, 3 पार्ट, 3 अंग, 3 हाउस मान के चलिए, ठीक है। एक राष्ट्रपति का, दूसरा राज्यसभा, लोकसभा, ये तीनों अंग हो गया, ठीक है। अब हम आप लोगों को कल भी बताए थे बिल के बारे में जब चर्चा किए थे कि अगर कोई भी नियम बनाना हो तो सबसे पहले राष्ट्रपति से क्या लेना पड़ेगा, अनुमति पूछना पड़ेगा कि देखिए ना, सुनील को बहुत अच्छा है, उसके पास डिग्री नहीं है, लेकिन उसको हम IAS बनाना चाह रहे हैं। तो राष्ट्रपति कहेगा ठीक है, आपकी नजर में अगर है भाई कि उस योग्य है तो बनाइए, लाइए बिल, दोनों सदन से पास कराइए। तो फिर क्या आएगा, लोकसभा या राज्यसभा में किसी एक हाउस में आएगा, फिर दूसरा हाउस में जाएगा, फिर फाइनली यही जाएगा।
तो आप लोग को हम लोग कल बता दिए थे, फिर आज बता देते हैं कि सबसे पहले यहाँ से परमिशन मिलेगा राष्ट्रपति से, पहला स्टेप। यहाँ पर फिर बिल बन जाएगा, दूसरा स्टेप। फिर इस हाउस से पास होगा, तीसरा स्टेप। और फिर चौथा स्टेप राष्ट्रपति के पास ही जाके मोहर लगेगा। सब कुछ होने के बाद क्या होगा, मोहर लगेगा। तो वो यहाँ तक ये बिल है, विधेयक है, लेकिन जैसे यहाँ पहुंच गया, मोहर लग गया, कानून का रूप ले लेगा। ठीक है, तो ये इसको ऐसे कर लीजिएगा, एक मिनट, इसको ऐसे 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 कर लीजिएगा। यहाँ से ऐसे चलेगा, फिर यहाँ से ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा। आप लोग अगर पिछली वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ज्यादा यहाँ पर जगह कम है इसलिए मैं शॉर्ट में बताया। ठीक है, तो ये समझ गए। तो इसमें कहा गया है कि संसद जो विधि बनाने की प्रक्रिया है, जो संसद सिस्टम है, वो बिना राष्ट्रपति के क्या है, अधूरा है। अगर राष्ट्रपति को यहाँ से हटा देंगे तो संसद का कोई महत्व नहीं। जब राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो बिल आएगा ही नहीं। ठीक है, तो कहा जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है, राष्ट्रपति हैं, समझे। तो एक ये हो गया विधायी शक्ति राष्ट्रपति का। दूसरा यहाँ देखिए आर्टिकल 87 कहता है, अब ई जो हो गया, एक में लोकसभा है, राज्यसभा, जिसको निम्न सदन और उच्च सदन बोलते हैं। अब दोनों में राष्ट्रपति को पावर है कि लोकसभा में 2 लोगों को और राज्यसभा में 12 लोगों को। लोकसभा मतलब निम्न सदन में 2 आदमी, यहाँ 2 आदमी, यहाँ 12 आदमी को डायरेक्ट नियुक्त कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है, बिना इलेक्शन कराए उसको सांसद बना सकता है। लेकिन अब 2 वाला प्रोसीजर खत्म हो गया है, अब खत्म कर दिया गया है एंग्लो इंडियन का। अब खाली बचा है 12 गो। तो 12 गो का हमको आपको बना देगा नहीं। जो कला में बहुत अच्छा हो, संस्कृति में बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा साइंटिस्ट हो, वैज्ञानिक हो, या बहुत खेल में बहुत अच्छा, मतलब किसी क्षेत्र में बहुत अच्छा ये रखता हो, ठीक है, ज्ञाता हो, देश का मान बढ़ा रहा हो, तो ठीक है। तो दूसरा पावर हो गया, लोकसभा में 2 सदस्य, राज्यसभा में 12 सदस्य को नियुक्ति कर सकता है कौन, राष्ट्रपति। अब देखिए 2000 में कोई नहीं आया है। नहीं, एंग्लो का मतलब होता है ना कि वैसा नागरिक, वैसे लोग जो भारत के मूल निवासी नहीं है लेकिन भारत में रह रहे हो। जैसे ब्रिटिशियंस जब भारत छोड़ के गए थे, अंग्रेज लोग भारत छोड़ के गए थे, रशिया, ये क्या बोलते हैं, अमेरिका नहीं था उस समय, फ्रेंच ये सब जो छोड़ के गए थे, तो उस समय क्या हो गया था, माइनॉरिटी। संविधान में तो हमको कहा गया था कि जो रहना चाहता है यहाँ रहेगा, लेकिन वो लोग सिमट के रह गया। तो हम लोग से तो उससे नफरत करते थे कि अंग्रेज है, यही ऐसी किया था। तो उसको भी अपना बात को रखने के लिए संसद में 2 लोग को, कि चुनाव जीते या न जीते, 2 लोग को हम क्या कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं। तब अब विदेशी है ये नहीं है, कोई यहाँ रहवे नहीं करता है, कोई छोड़ के आएगा अमेरिका, यहाँ भारत का है। खैर वो विशेष बात अलग आगे बताएंगे, तो इसीलिए उसका हटा दिया गया। चलिए ये समझ गए। अब देखिए आर्टिकल 87 अनुच्छेद, हमेशा ध्यान रखिएगा, यहीं से पूछेगा घुमा के, ठीक है। 87 में अभिभाषण है। अब देखिए यहाँ हम समझते हैं, हम संसद को चुन के यहाँ से भेजें, इलेक्शन जिता के भेजें, ठीक है, सबको। अब यहाँ क्या हुआ, नया मंत्रिमंडल का गठन हो या नया सरकार का गठन हुआ, तो नया सरकार का गठन होगा तो उसको राष्ट्रपति अपने अभिभाषण के माध्यम से, अभिभाषण मतलब सबसे पहले आके बताएंगे कि आप सरकार है, आपका क्या काम होगा, क्या नहीं होगा, वो सब आके बताएंगे। तो राष्ट्रपति का पहला भाषण, नई सरकार जब गठन होता है तो वही राष्ट्रपति का पहला भाषण क्या कहलाता है, अभिभाषण कहलाता है। वो कितना में जिक्र है, आर्टिकल 87 में। देखिएगा सब इसी से जुड़ा हुआ है, संसद से जुड़ा हुआ है, इसलिए सारा विधायी ही पावर है, ठीक है। अब आता है 85 में कहता है, नहीं 85 कहता है भंग करने की शक्ति है। भंग मतलब संसद को खत्म करने की शक्ति है। अगर संसद में किसी तरह का, अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दिए, सरकार नहीं बन पा रहा है, मेजोरिटी नहीं है, किसी भी वैसे विशेष परिस्थिति में क्या करेंगे, आर्टिकल 85 के तहत संसद को भंग कर दिया जाएगा। आप पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, 17वां किसको बोले थे और सत्र बुलाने वाला आहूत करना किसको बता दे, ठीक है। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा, सब चीज के एक्सप्लेन फिर से करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आर्टिकल 108 देखिए, 108 कैसे लिखा था, एक जुड़ के, मतलब संयुक्त रूप से 2 जीरो जोड़ेंगे तो 8 लिखा जाता है ना। तो संयुक्त अधिवेशन, तो संयुक्त अधिवेशन मतलब होता है
दोनों भाई की एक के बार बुला लेना गार्जियन के रूप में। अब जैसे पिताजी हैं, दो भाई में कोई झगड़ा हो गया है, सुलझ नहीं रहा है, तो क्या कहेगा, दोनों एक जगह बैठो और निष्कर्ष निकालो कुछ, कहता है ना पिताजी क्या कहते हैं, तो उसी राष्ट्रपति कहेंगे ए राज्यसभा अभी आइए, लोकसभा अभी आइए, और आकर दोनों क्या कीजिए, निपटारा कीजिए, और संयुक्त अधिवेशन बुला के वहां उसको पास किया जाता है और निष्कर्ष निकाला जाता है। और इसके साथ साथ राष्ट्रपति की ये भी पावर है कि कोई भी विधेयक अगर किसी हाउस में या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में अटका हुआ है, न पासे कर रहा है न असहमति दे रहा है, समझे, लटका हुआ है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति क्या करेगा, आदेश देगा, निर्देश देगा कि आप कम से कम या तो वापस कीजिए और नहीं तो आगे उसको अगला सदन में भेजिए। ठीक है, तो ये हो गया 108। 108 मतलब संयुक्त, 8 से याद रखिएगा, जुड़ा हुआ है संयुक्त, 2 0 तो संयुक्त हो गया, संयुक्त अधिवेशन। अब देखिए संकट काल। संकट काल क्या होता है, स्थिति, संकट काल स्थिति उसको कहते हैं जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो। हम कल बताए थे कि संसद का 3 सत्र चलता है ना, तो संसद का सत्र नहीं चलता हो, अचानक से कोई बिल बनाना, इमरजेंसी आ गया हो, नियम बनाना, जैसे कोई नियम, जैसे अचानक से देश में बहुत सारा घटना होना स्टार्ट हो जाए, एकदम कुकृत घटना बहुत जगह, हर जगह ये हो जाए, तो उस स्थिति में क्या करेगा, राष्ट्रपति अपना अध्यादेश की शक्ति का यूज करेगा, बिना कोई बिल लाए एक लेटर के माध्यम से नियम बना सकता है। संकट काल में आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश का मतलब ये होता है, ये एकदम आदेश देता है कौन, राष्ट्रपति, ये नियम तुरंत लागू कीजिए, जरूरी है। ठीक है, तो इसको कुछ लोग आधा आदेश भी बोलते हैं कि पूरा कानून नहीं है, आधा कानून है कुछ दिन के लिए, तो आधा आदेश हो गया, नहीं तो अध्यादेश इसको बोला जाता है। ठीक है, अध्यादेश। लेकिन अध्यादेश आया तो कितना दिन तक रहेगा, ऐसा थोड़ी है कि राष्ट्रपति, फिर तो राष्ट्रपति का जो मन करेगा वही ले आएगा। इसका टेन्योर होता है कि जिस दिन से ये दोनों आके बैठ गया, अपने में काम करना चालू कर दिया, उस दिन से 6 सप्ताह, कितना, 6 सप्ताह के अंदर पास करना होगा इसको, अध्यादेश को, दोनों सदन से पास करता है तो ये कानून बना रहेगा, अगर पास नहीं करता है तो कानून खत्म, वहीं पे वो चीज खत्म। ठीक है, अब देखिए 111 क्या कहता है, पॉकेट वीटो। एक बहुत अच्छा, मतलब राष्ट्रपति को शक्ति दिया गया है कि कोई इजुल फिजुल, जैसे बिल तो कुछ भी ले आ सकता है, इजुल फिजुल कुछ भी ले आए, जैसे कहा कि नहीं, जितना भी विधायक संसद है सबको घूमने के लिए 5-5 करोड़ रुपया दिया जाए, वो बिल ले आया संसद। अब वो तो एकदम अननेसेसरी चीज है, तो बिल ले आया, शुरू में बताया कि भाई हम खाली बिल लाए जा रहे हैं, संसद के कुछ सांसद है MP को एथी के लिए, तो वहां मंजूरी मिल गया, लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया, फिर राष्ट्रपति देख रहा है यार ये तो गड़बड़ चीज है, ये तो एकदम फालतू चीज है, तो क्या करे, जवाब नहीं देगा, ना मोहरे मारेगा, चाहे यहीं पे नहीं जवाब देगा, जब पहले स्टेप में क्या करेगा, लेके उसको पैकेट में रख लेगा, है पगला जैसा बिल ले आता है तुम लोग, लेके क्या करेगा, रख लेगा पॉकेट में, इसीलिए इसको पॉकेट वीटो या जेबी वीटो कहते हैं। कुछ भी ऐसे उलूल बिल ना ला सके, इसलिए पावर दिया गया। 2 बार अभी तक आया है पॉकेट वीटो का इस्तेमाल हुआ है, पहला 1986 और दूसरा 1991 में। पहला आया था तार विधेयक, जिसको बोलते हैं डाक तार विधेयक। डाक तार विधेयक मतलब पोस्ट ऑफिस जो होता है ना, वो वाला, वो लाए थे कौन, ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, और दूसरा जो आया था 91 में, वो वेंकट रमन के समय आया था, उस MP पेंशन योजना के लिए, वही MP के पेंशन बढ़ाना होगा, कुछ लेके फिर क्या कर लिया, रख लिया, उसका यूज नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छा मिला है शक्ति राष्ट्रपति को। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति संविधान के सबसे सर्वोच्च पद पे होते हैं, तो किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं, चाहेंगे तो, ईमानदारी पे आ जाएंगे तो, लेकिन इनके पास एक ही खतरा रहता है कि हमारे पर नहीं लोग महाभियोग ला के हटा दें, बस एक ही इससे इनका डर रहता, नहीं तो कोई डर नहीं, चाहेंगे तो एकदम उथल पुथल मचा देंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया विधायी शक्ति। इसमें से कुछ भी आप लोगों को डाउट हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो स्टार्ट करते हैं वित्तीय शक्ति। देखिए, हाँ पूछिए। विधेयक होता है, विधेयक, हाँ,
तो विधेयक राष्ट्रपति से आदेश लेकर आया था विधेयक। हाँ अब हम लोकसभा में पेश करवाए, राज्यसभा में नहीं लिखे, तो वहाँ पे लेके जा सकते कानून बनाने के लिए डेट। राष्ट्रपति से विधेयक लेके आए हम, राष्ट्रपति से आप परमिशन लिए कि हम विधेयक ला रहे हैं, परमिशन दे दिए तो विधेयक बन गया। आप पहले जो लाने वाले मेंबर है वो राज्यसभा के सदस्य हैं या लोकसभा के सदस्य हैं। अगर राज्यसभा के सदस्य हैं तो वो राज्यसभा में पहले लेके जाएंगे, अगर लोकसभा के सदस्य हैं तो लोकसभा में लेकर जाएंगे पहले। हम कोई एक ही हाउस में लेके जाएंगे और फिर डायरेक्ट राष्ट्रपति के लिए पास लेके जाएंगे, खत्म खत्म हो जाएगा वो। होगा ही नहीं, पास ही नहीं होगा। कानून ना बनेगा। ये तो वही हुआ कि एगो बल्ब जलाना है या तार जोड़ दिए तो सर का जोड़वे नहीं किए, कहें कि जलाएंगे तो जलेगा कि नहीं। चलिए ये हो गया। अब देखिए वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति का मतलब आप समझ रहे हो कि वित्त से, ठीक है, वित्त से जुड़ा हुआ है, फाइनेंस से जुड़ा हुआ है, मतलब पैसा से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें वित्तीय शक्ति क्या क्या है राष्ट्रपति को, तो कहा गया है कि पी मतलब राष्ट्रपति है, ठीक है, प्रेसिडेंट। आप लोग समझ जाइएगा ना। तो पी का मतलब है राष्ट्रपति। तो पी के नाम पर जो बजट आता है ना, वो हम बजट क्या होता है, बजट का मतलब होता है कि एक साल के अंदर जितना हमको खर्च करना है, कहाँ कहाँ कौन कौन विभाग में कितना खर्च करना है, उस सब का लेखा जोखा हमारे वित्त मंत्री देते हैं। लेकिन देते तो है वित्त मंत्री, लेकिन किनके नाम से, राष्ट्रपति के नाम से, ठीक है, राष्ट्रपति के नाम से, अपना नाम से नहीं। तो अगर प्रधानमंत्री के नाम से होता तो सारा बिल अब तक आ गया होता, स्टेडियम जैसे बन गया ना, उनके नाम से भी आ गया होता। लेकिन संविधान में कुछ बहुत सारी पाबंदियां लगी हुई है। तो पी के नाम से बजट आता है, ठीक है। लाता कौन है बजट, वित्त मंत्री, हमेशा याद रखिएगा, वित्त मंत्री, ठीक है। हाँ, निर्मला सीतारमण, समझ गए। अब देखिए निधि। निधि किसको कहते हैं, निधि एक तरह का कोष होता है। कोष मतलब एक तरह का बैंक बोल सकते हैं, ठीक है, एक तरह का खजाना बोल सकते हैं, ठीक है। तो निधि कितना तरह का, दो तरह का निधि। कौन कौन, एक संचित निधि 266 में, आकस्मिक निधि 67 में। इसका क्या काम है निधि का, निधि का काम है कि इसमें जो पैसा रहता है, कुछ इमरजेंसी आ गया या कुछ एक्स्ट्रा जो बजट में जो जिसका जिक्र नहीं किया गया, वहां फंड ज्यादा लग रहा है, तो इस स्थिति में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, हम आगे बताएंगे संचित निधि विस्तार से, अभी इतना ही समझ लीजिए, ठीक है। तो संचित, ये भी इसका जितना भी काम करेंगे कौन करेंगे, इसका पर नियंत्रण किसका होगा, राष्ट्रपति का। निधि पर नियंत्रण किनका होगा, राष्ट्रपति का होगा। है ये सब पैसा का मालिक यही ना है, ठीक है, वही करेंगे। अब देखिए धन विधेयक को मंजूरी या अनुमति। धन विधेयक किसको कहते हैं, कोई भी बिल आया या कोई भी विधेयक आया वो पैसा से जुड़ा हुआ है। जैसे एगो बिल पास करके कहा कि हमको लेना है फ्रांस से 1 लाख करोड़ का डील कर रहे हैं, तो पैसा से जुड़ा हुआ है, पैसा तो निकलेगा। फलना जगह रोड हमको बनाना है, इतना इसका जिक्र बजट में नहीं किए थे लेकिन निकालना है, तो क्या करेंगे, वो धन विधेयक है। धन विधेयक है, जितना भी धन से पैसा आ गया, इसको मनी बिल बोलते हैं। जितना धन की बात आ गया तो उसमें राष्ट्रपति का सबसे बड़ा योगदान होता है। किसके नाम पे आता है, राष्ट्रपति के नाम पे। मंजूरी देंगे तब पे आएगा, अनुमति देंगे कि धन विधेयक ला सकते हैं कि नहीं, सही जगह फंड का यूटिलाइज कर पाइएगा या नहीं, उनको लगेगा तो ही आ सकता है, इनका अनुमति के बिना नहीं आ सकता है। ऐसे भी यहाँ हम आपको बता दें कि बिना राष्ट्रपति की अनुमति के बिल आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी समझ लीजिएगा। अब देखिए वित्त आयोग। वित्त आयोग का जिक्र है अनुच्छेद 280 में, अनुच्छेद याद करते जाइएगा, ठीक है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग। वित्त आयोग का काम क्या होता है, वित्त आयोग का वही काम होता है ना कि दो भाई के बीच बंटवारा करना। तो पंच कैसे करता है, सरपंच, तू तो नौकरी वाला हूँ तो थोड़ा सा झेल लेबू, अगला है जो मजदूर है तो थोड़ा सा ज्यादा के रहे तो ठीक है। तो वही जो वित्त आयोग का काम है, जो भी पैसा होता है, फंड हम लोग टैक्स वैक्स देते हैं, जो गवर्नमेंट के पास पैसा होता है, उस पैसा को दोनों के बीच में बांटना। दोनों मतलब किसको, राज्य और केंद्र के बीच। देखिए राज्य और केंद्र के बीच बांटना, कौन राज्य को कितना मिलना चाहिए, किसको कितना जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग बंटवारा करता है वित्त आयोग। ये नहीं, हमेशा याद रखिए वित्त आयोग है, हाँ, बंटवारा का काम करता है केंद्र और राज्य को बीच में।
ये नहीं कि अगर हम बिहार से टैक्स कलेक्शन करके दिए 1 करोड़ तो हमको 1 करोड़ हमको तो वापस मिल जाएगा। हो सकता है कि केरला को ज़्यादा ज़रूरत है, हो सकता है कि बिहार को ज़्यादा ज़रूरत है, तो 1 करोड़ की जगह 1.5 करोड़ भी हमको मिल सकता है। तो ये सब कौन करता है? वित्त आयोग का काम होता है। ठीक है, अब देखिए सीएजी का क्या काम है? सीएजी का मतलब होता है कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल, ठीक है, ऑडिटर जनरल, ठीक है। इसका काम है ऑडिट करना। ऑडिट मतलब जांच पड़ताल करना कि कहीं गलत जगह तो खर्चा नहीं ना कर रहे हैं। आपको दिए हम स्कूल बनावेला, आप कहीं उसको क्या बोलते हैं, बार तो नहीं ना बना दिए हैं, आप दिखाइए हमको कि अपना घर तो नहीं ना बना लिया स्कूल के नाम पे। तो इस सब का कितना में दिख रहा है? 148 में सीएजी का काम है कि जितना भी व्यय हुआ है, पैसा खर्च हुआ है, उस सब को डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट जाके चेक करेगा कि सही जगह पर खर्च हुआ है कि नहीं, बिल है कि नहीं। अब बिल है तो उसको रिपोर्ट तैयार करके संसद में भेजना, ठीक है। तो उससे क्या होता है? डर रहता है कहीं गलत जगह नहीं खर्चा करता है। जैसे अभी बिहार में कुछ दिन पहले सुने होंगे सीएजी का रिपोर्ट आया है कि इतना 76,000-70,000 करोड़ का हिसाब नहीं मिला है, ठीक है। तो जाके बोल दिया हिसाब बिहार सरकार नहीं दी है, तो हम कहाँ से दें? तो लाइट में आ गया, उस पर चर्चा हुआ। तो हो सकता है कि बिहार सरकार बोला हो कि बिल नहीं उतना आया, आगे हम पिछले नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर में हम आपको देंगे, ठीक है। तो ये होता है सीएजी का काम, रिपोर्ट तैयार करना, खर्चों पर व्यय पर नियंत्रण करना। और फिर एक वित्तीय आपात है जो आगे भी हम आपको बताएंगे। वित्तीय आपात मतलब जब देश की स्थिति आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो गया हो, दयनीय हो गया, उस स्थिति में लगाया जाता है वित्तीय आपात। वो हम आगे बताएंगे, वहां लिखा हुआ है। अब ये हो गया, 2 हो गया, ये भी हो गया, वित्तीय शक्ति भी हो गया। अब देखते हैं न्यायिक शक्ति। इसमें से कुछ पूछना है? नहीं, ठीक है, तो आगे चलते हैं। न्यायिक शक्ति। अब न्यायिक शक्ति का भी प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, कैसे ये देखना है। तो अब न्याय की बात हो रहा है, तो न्याय के लिए सबसे बड़ा हमारा ऑर्गेनाइजेशन कौन है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यही है ना। तो जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस और जो जज होंगे, उस सब की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति। तो हुआ ना पावर राष्ट्रपति का, न्यायिक पावर, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यहाँ आर्टिकल यहाँ पर छोटा सा हम लिख दिए कि आप लोग को याद रहे। 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 217 के तहत हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति होता है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखिए, तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है अनुच्छेद 143। 143 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से जब चाहे जब राष्ट्रपति सलाह ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं। किसी चीज के बारे में, कोई कानून बनाने के बारे में नहीं समझ में आ रहा है, तो वहां पे क्या कर सकते हैं? सलाह ले सकते हैं डायरेक्ट। वहां पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ये नहीं बोल सकते हैं कि हम अपना भी न्यायिक प्रक्रिया में व्यस्त हैं, वो टाइम देंगे और जाके मिलेंगे चुपचाप। लेकिन पिछले क्लास में मैंने बताया था कि अगर देते हैं सलाह तो मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, या फिर वो भी बाध्य नहीं है सलाह देने के लिए, ठीक है। अगर कोई ऐसा विषय होगा जो न्याय से जुड़ा हुआ है ही नहीं, कानून से जुड़ा हुआ है, तो उस पर क्या सीजीआई देंगे विचार, तो वो अलग बात है, पिछले क्लास में मैंने बता चुका, ठीक है। तो ये हो गया 143 आर्टिकल 143 परामर्श की शक्ति, ठीक है। राष्ट्रपति को परामर्श की शक्ति किससे? सुप्रीम कोर्ट से। समझ जाइएगा ना, एसटी मतलब सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। दूसरा पॉइंट है परामर्श मतलब सलाह लेना, सुप्रीम कोर्ट सलाह लेना, सुप्रीम कोर्ट से लेगा राष्ट्रपति, ठीक है। अब देखिए क्षमादान, ये समझिएगा कितना पावर है इसमें। क्षमादान आर्टिकल 72 में इसका जिक्र किया गया। कितना में? 72, अनुच्छेद 72 में। ये क्षमादान जो होता है 5 तरीके का होता है। क्षमादान का मतलब होता है कि आप कोई भी अगर कोई गलती किए हो तो वो सुप्रीम कोर्ट से भी आपको अगर सजावार हो गए हो तो उसके बाद तो कोई न्यायालय नहीं है, लेकिन उसके बाद एक और रास्ता खुला हुआ रहता है राष्ट्रपति के पास, वही आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान का शक्ति। अब इसमें देखिए 5-5 को कौन कौन क्षमादान। सबसे पहले एकदम क्षमा, पूर्ण रूप से क्षमा। कोई भी आप अपराध किया उससे मतलब नहीं है, राष्ट्रपति बुला गया जाए तो क्षमा कर दो, ठीक है। क्षमा कर दो तो पूर्ण रूप से क्षमा कर दिए, बरी कर दिए, ठीक है। सारा पर जितना भी एलिगेशन खत्म, समझे। तो ये नेगेटिव चीज के लिए नहीं दिया गया, पॉजिटिव चीज के लिए। अब जैसे मान लीजिए
कि कोई बहुत बड़े वैज्ञानिक है, ठीक है, वैज्ञानिक शोध करते करते कुछ ऐसा हुआ हादसा जिससे क्या हुआ, समाज में ऐसा चीज हुआ कि बहुत लोग का जान चला गया। तो उस स्थिति में वो तो वैज्ञानिक थे, शोध कर रहे थे, लेकिन उनका जाने अनजाने में उनसे गलती हुआ। अब हुआ गलती तो उसके लिए अब सुप्रीम कोर्ट कहा कि नहीं गलती आप ही किए हैं, आपको सजा देते हैं फांसी के। तो ये तो गलत है ना, गलत है। तो इस स्थिति में राष्ट्रपति क्या कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट आप जो बोल दिए वही होगा, हमको ज्ञान नहीं है, हम काहे लिए यहाँ पर बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं। तो राष्ट्रपति कहेगा सारा इसका एलिगेशन खत्म, आइए इनको बरी कर दिया गया। तो ये होता है पूर्ण रूप से क्षमा कर देना। या देखिए दूसरा लघुकरण। लघुकरण का मतलब होता है स्वरूप को छोटा कर देना। लघुकरण मतलब स्वरूप को छोटा करना, मतलब प्रकृति को बदल देना, ठीक है, प्रकृति को बदल देगा। जैसे किसी को फांसी का सजा हो गया है, ठीक है, किसी को फांसी का सजा हो गया तो उसको क्या कर देंगे, प्रकृति के बदल के उसको कर देंगे आजीवन कारावास में, कि चलो तुम कम से कम मृत्यु दंड से तुम बचो, आजीवन रहो, आजीवन का निर्वाह करो। किसी को आजीवन मिला है, कठोर कारावास किसी को मिला है। कठोर कारावास में होता है कि पत्थर तोड़वाएगा, ईंटा तोड़वाएगा, बहुत टफ टफ काम लेता है, ठीक है। तो उस स्थिति में कठोर कारावास से साधारण कारावास में ये कर सकते हैं। तो मतलब प्रकृति ये चेंज कर देंगे। जो सजा है आजीवन है उसको 20 साल में कन्वर्ट कर देंगे, 20 साल के है तो 5 साल में कर देंगे, कठोर से साधारण में कर देंगे, मृत्यु का दंड मिला हुआ तो उससे आजीवन में, मतलब कुछ भी प्रकृति बदल देंगे सजा का, ठीक है। ये हो गया लघुकरण में। अब है परिहार। परिहार क्या होता है, इसमें प्रकृति नहीं बदलता है मतलब सजा की प्रकृति नहीं बदला। कहे कि मतलब कि आजीवन को 20 वर्षों में नहीं बदल देगा, चाहे कठोर कारावास को साधारण में नहीं बदलेगा। अगर कठोर कारावास 15 साल के मिला है तो उसको 5 साल कर देंगे, उसको 10 साल कर देंगे, ठीक है। उसी जो सजा मिला है उसी को कम कर देंगे। क्या कर देंगे, कम कर देंगे। सजा में सिर्फ कम होगा, हाँ, समय कम हो जाएगा। टेन्योर जो होता है ना, समय, वो कम हो जाएगा, समय कम कर देंगे, समय, ठीक है। अब देखिए विराम। विराम ये है जो विशेष परिस्थिति में लगता है। विराम क्षमादान जो है वो विशेष परिस्थिति में, जैसे मान लीजिए कि कोई महिला है, उस पर आरोप है, उसको सजा हो गया है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट उसको सजा दे दी है, लेकिन महिला है उस दरमियान, सजा के दरमियान उसको फांसी का सजा लगा हुआ है और वो प्रेग्नेंट है। तो अगर उसको फांसी देता है तो उसके साथ साथ बच्चा का भी मृत्यु होगा, ठीक है। तो मानवता के लिए कितना शर्मसार की बात है, ठीक है। गलती हुआ, सजा मिला, चलिए ठीक है। तो उस स्थिति में राष्ट्रपति क्या करेगा, उसको सजा का ये कर देगा, फांसी से हटा के नॉर्मल कर देगा, कुछ भी कर सकता है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये है विराम विशेष परिस्थिति में, ठीक है। या देखिए प्रतिलंबन। प्रतिलंबन में क्या होता है, ये स्थगन की प्रक्रिया, ये इसमें स्थगित कर दिया जाता है। जैसे तुम कहीं गुहार लगाए हुए या नॉर्मल, ये स्थगन का जो होता है ना, वो कैबिनेट का जो मंत्री होता है उसको प्रस्ताव करके ये लाना पड़ता है, तभी होता है। जैसे बहुत 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 घोर कोई अपराध किए हुए, उसको हो गया सजा, वो राष्ट्रपति जी उसको ये कर दिया है, सुनने को तैयार नहीं है, तो क्या करेगा, एक बार सरकार की तरफ जाएगा कि देखिए ना ऐसा ऐसा बात है, हमको थोड़ा सा सुन लीजिए ना, जो आप पास करके हमको लिखित से एक बार राष्ट्रपति को खाली देखने के लिए कहिए कि अगर हम सजावार हैं या मेरा सुनवाई आगे हो सकता है, इस पर विचार करने की जरूरत है। तो उस स्थिति में क्या करेगा, मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति विचार करेंगे। लेकिन ये कब से हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। एक दिन संविधान संशोधन 42वां 44वां बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उसका चलेगा, लंबा चलेगा, 1 घंटा का कम से कम होगा वो। चलिए, ये न्यायिक शक्ति में आप लोगों का कोई प्रॉब्लम कुछ भी, चलिए। तो अभी तीनों समझ गए थे, तीनों एक साइड रखिएगा और यहाँ दिल दिमाग सब खोल लीजिए। यहाँ पे अब आता है आपात शक्ति, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है आपात शक्ति से, उसके बाद विधायी शक्ति से। पीसीएस का एग्जाम लीजिएगा तो इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। हाँ, इमरजेंसी जो होता है ये 3 तरह का होता है, ठीक है, 3 तरह का। राष्ट्रीय आपात कितने तरह का होता है, 3 तरह का, ठीक है।
कौन कौन हम समझते हैं। पहला 300 आर्टिकल 352 में, पहला अनुच्छेद 352 में है, दूसरा 356 में है, तीसरा 360 में है। ये भी देश के किसी हिस्से में या पूरे देश में लग सकता है, ये भी देश के किसी हिस्से, ये भी पूरे देश में लग सकता है, ठीक है। लेकिन अब इसका इंडिविजुअली इसको लेके चलते हैं, 352 को पहले लेके चलते हैं, समझ लीजिए इसका मतलब। इसका मतलब है राष्ट्रीय आपात, 352 का राष्ट्रीय आपात है। इसमें जिक्र है ना कि कोई भी अगर विदेशी हम पे हमला करता है, पड़ोसी देश हमला कर देता है, या देश के अंदर विद्रोह बहुत बड़ा लेवल पे हो जाता है, जिसको आंतरिक अशांति कहते हैं, उसी को बदल के क्या किया गया, सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया नाम। यहां पर देखिएगा, युद्ध की स्थिति में बाह्य आक्रमण, मतलब कोई बाहर से आक्रमण कर दे, उस स्थिति में आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति पहले था, उसको क्या कर दिया, जोड़ दिया गया सशस्त्र विद्रोह 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। ये सब की स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत क्या करेंगे, राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, अगर बाह्य आक्रमण हुआ है तो अगर छोटा लेवल पर हुआ तो सिर्फ उस एरिया में लगेगा, अगर बड़े स्तर पर हुआ तो पूरा देश में भी लग सकता है, या किसी एक विशेष राज्य में भी लग सकता है। जैसे हाल ही में आसाम में हुआ था, कहाँ, मणिपुर में, तो वहां भी लगा सकते हैं, किसी भी स्थिति में लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ याद रखिएगा कि 352 के तहत ये है। तो क्या अपने मन से लगा देंगे, नहीं। वहां पर जैसे रक्षा से जुड़ा हुआ था, रक्षा मंत्री बोलेंगे कि हमारा स्थिति बहुत खराब है, बहुत लड़ाई भीषण हो रहा है, उस स्थिति में हमको इमरजेंसी लगा देना चाहिए, तो क्या होगा, उस स्थिति में मंत्रिमंडल के पे कैबिनेट के लिखित परामर्श पे राष्ट्रपति घोषणा कर देंगे, आर्टिकल 352 का, ठीक है। अब इतना तो समझ गए होंगे कि कैसे लगेगा। युद्ध की स्थिति में, आंतरिक अशांति पे, सशस्त्र विद्रोह पे, सशस्त्र मतलब होता है शस्त्र, कोई गोली निकाल के चलाने लगा, कोई मारने लगा, कोई तलवार निकाल के, मतलब एकदम असहज ये कर दिया है समाज को, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो उस स्थिति में लगता है कैबिनेट के लिखित परामर्श पे। अब लगता है तो कैसे लगेगा, तो लिखित परामर्श आ गया तो लग गया। कितना दिन तक लगेगा, तो सबसे पहले इसमें आर्टिकल 352 में 2 महीना के लिए लगता है, राष्ट्रपति लगा दिए तो कितना दिन के लिए, 2 महीना के लिए। लेकिन स्थिति फिर भी नहीं सुधरा, अगर बढ़ाना है तो क्या करेंगे, तो बढ़ाना है तो संसद में जाएंगे, सॉरी 2 महीना बोल दिए, 1 महीना के लिए लगता है, ठीक है, 1 महीना के लिए, 2 महीना आगे वाला में, ठीक है, 1 महीना के लिए, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाना है तो अपने मन से नहीं बढ़ेगा, अब संसद के यहाँ पे जरूरत आएगा, यहाँ पर जाएगा, दोनों पास करके भेजेगा कि और बढ़ाने की जरूरत है, जल्दी बढ़ाइए, टाइम नहीं है, जल्दी बढ़ाइए, ठीक है। तो क्या होगा, उस स्थिति में बढ़ेगा, कितना दिन के लिए, 6 महीना के लिए। तो क्या साधारण बहुमत से बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर समझिएगा 6 महीने के लिए तभी बढ़ेगा जब टोटल, इसका टोटल का बहुमत कितना होना चाहिए, टोटल का बहुमत, टोटल एमपी का 1/2 + 1 मतलब 50% + 1, या जो परजेंट है टोटल का, या परजेंट का कितना 2/3, कल बताए थे, हम लोग भूल गए हैं। टोटल मतलब होता है जैसे 543 है लोकसभा में, तो उसका आधा के करके 1 जोड़ दो, उतना सदस्य होना चाहिए, और नहीं उतना सदस्य है तो मान लो कि 100 गो सदस्य है वहां, तो 2/3 होना चाहिए, 100 का 2/3 से बिल पास होगा, तभी राष्ट्रपति शासन लगेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब ये वाला राष्ट्रपति शासन लगता है तो बहुत सारा मौलिक अधिकार है जो छीन जाता है, हम आगे बताते हैं, ठीक है। तो ये 6 महीना तक बढ़ जाएगा, और ऐसे ही संसद में बिल पारित करते जाएगा तो अनंत काल तक वो बढ़ते चला जाएगा। पहला 1 महीना के लिए, फिर संसद से पारित करा दिया 6 महीना के लिए, अब फिर आगे बढ़ाना था, फिर संसद से पारित करा देंगे, फिर 6 महीना के लिए, और उसी कर करके कितना भी लंबा समय तक, ठीक है। अब देखिए अनंत तक हो गया यहाँ तक। अब देखिए ये कब कब लगा है, तो ये वाला 3 बार अब तक उपयोग हुआ है, कब कब 3 बार। 62 में जो चीन से युद्ध हो रहा था, भारत चीन का युद्ध, 71 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था,
ठीक है। और तीसरा 75 में इंदिरा गांधी लगा दी थी आंतरिक अशांति पे, ठीक है। और उसी लिए उनका बहुत विरोध हुआ था और उसी के बाद 44वां संविधान संशोधन करके मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था और उसी में बहुत तोड़फोड़ हुआ था। कोई पटरी उखाड़ दिया, कोई जाके ऑफिस तोड़ दिया, कोई मतलब जितना भी सरकार के थी था संपत्ति था सबको तहस नहस कर दिया था, समझे। तो ये चीज होता है, वो आगे बताएंगे, वो आगे जब आएंगे वहां टॉपिक पे, तो ठीक है। तो ये हो गया, ये 3 बार लगा है, ठीक है। ऐसे भी पूछता है कि कौन दो राष्ट्रीय आपात एक साथ चल रहा था, तो 71 और 75, 71 खत्म नहीं हुआ था और 75 लग गया था, समझे, दोनों साथ चल रहा था, ठीक है। तो इतना समझ गए, 3 को डेट याद रखिएगा अगर रखना हो तो, नहीं तो 62, 71, 75 ऐसे भी आप लोग को याद होगा। अब देखिए, जब ये आर्टिकल जहां 352 लग जाता है, वहां क्या होता है, जो भी राज्य सूची का विषय होगा, जैसे सूची 3 तरह का हम बताए थे, राज्य सूची, संघ सूची, संवर्ती सूची। तो जो राज्य सूची का विषय होगा उस पर राज्य का अधिकार नहीं, उस पर संघ का अधिकार हो जाएगा और उस पर कोई भी नियम राज्य अपने तरीके से नहीं बना सकता है। वो कौन बनाएगा? संघ बनाएगा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है। अब जैसे मान लीजिए कि विदेशी आक्रमण होल है, ठीक है। अब यहाँ कोई स्टेट है, कोई भी स्टेट, कोई भी राज्य है, अब वो कह रहा है कि यहाँ पर हम ये योजना के तहत ये करेंगे, हम इतना खूब नौकरी बांट रहा है, मतलब इतना कि आर्थिक स्थिति से भी बहुत वीक हो रहा है, तो कह रहा हम उन्हें लड़ने पर ध्यान दे रहे हैं, इधर समझ ही नहीं रहे। तो उस स्थिति में क्या करेंगे? पावर सीज करके संघ अपने, ये कन्वर्ट हो जाता है, जितना भी है ना राज्य सूची वो संघ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एक पॉइंट, ये स्टार का मतलब पॉइंट है, देखते जाइएगा। फिर आर्टिकल 358, आर्टिकल 358 कहता है कि जहां भी आर्टिकल 352 लग गया, वहां आर्टिकल 19 में जो मिला है हम लोग को, क्या मिला है 19 में? कितना तरह का है? 5-6 वो सब खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये नहीं कि भारत पाकिस्तान से मान लो कि युद्ध हो गया और वहां पर मीडिया कह रहा है हमको तो 19 के तहत मिला हुआ अधिकार है, ले जाके बोलिए क्यों सेना के मारे, क्यों के मारे। तो उस स्थिति में क्या होगा? पत्रकार को भी खतरा है, हमारा देश को भी खतरा है, समझे, परेशानी। तो उस स्थिति में वहां नहीं जा सकते। कहीं बहुत ज्यादा दंगा इतना ज्यादा हो गया कि कुछ कहने का नहीं, मतलब जातिगत लड़ाई हो गया या किसी तरह का हो गया, माहौल एकदम खराब हो गया, उस स्थिति में माइक जाके दिखा रहा है, देखिए फलना समुदाय ने फलना समुदाय कितना मारा, इतना मारा कि ये मतलब ऐसे हो गया। तो क्या होगा? और बढ़ेगा, लड़ाई बढ़ेगा, आंतरिक अशांति और बढ़ेगा। तो उस स्थिति में क्या होता है? खत्म, आर्टिकल 19 खत्म। कुछ बोल नहीं सकते हैं, वहां घूम नहीं सकते हैं, वहां सभा संगठन सम्मेलन नहीं कर सकते हैं, वहां व्यापार करने आप नहीं जाइएगा, वहां सब अधिकार खत्म हो जाएगा। ये सब उसी में है ना, वो आगे आते हैं। यहाँ पे 19 खत्म, कितना के तहत? 358 के तहत। अब देखिए 359 क्या कहता है? 359 कहता है कि जहां भी ये आर्टिकल 352 लगा, राष्ट्रपति शासन लगा, वहां 20 और 21 दोनों के छोड़ के बाकी सब मौलिक अधिकार खत्म हो सकता है, लेकिन 20 और 21 खत्म नहीं हो सकता। 20 में क्या कहता है? 20 में दोस्ती, 21 में कहता है कि जीवन जीने के लिए स्वतंत्रता। तो ये दोनों कभी नहीं समाप्त होगा, ठीक है। ये नहीं कि जबरदस्ती कोई की मुर्गा बना के जबरदस्ती जेल में डालने जा रहे हैं, दोस्त ये करते जा रहे हैं। उधर लगा है राष्ट्रपति शासन, इधर सरकार देख रहा है कि अच्छा मौका है, सारा विपक्ष के पकड़ो तो, अब पकड़ के सबके अंदर डालो, तो है ना, तो दोष सिद्धि का अधिकार रहेगा कि भाई ये नहीं है दोषी, तो भाई हम सिद्ध करते हैं, वैसा नहीं। तो उस स्थिति में ये और ये दोनों लागू रहेगा। दोनों मतलब कौन कौन? 20 और 21 तो कहता है जीवन जीने की स्वतंत्रता, हम अपने अनुसार जी सकते हैं, हवा खा सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, निजता स्वतंत्रता रख सकते हैं, जो भी है। तो हो गया ये दोनों भी आर्टिकल याद रखिएगा। 58 कहता है 19 सारा खत्म, और 59 कहता है 359 20 से 21 छोड़ के बाकी सब खत्म, 20 से 21 छोड़ के बाकी सब खत्म। 20 से 21 कभी नहीं खत्म होने वाला आर्टिकल है, कभी समाप्त होने वाला आर्टिकल, कुछ भी हो जाए ये तभी होगा जब विशेष संविधान संशोधन किया जाएगा, तब इसमें थोड़ा सा छेड़छाड़ किया जा सकता है, वो आगे हम बताएंगे, ठीक है। अब देखिए आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति अगर लगेगा, जैसे
हम क्या बोले कि 19 खत्म हो जाता है लगने पर, लेकिन बाह्य आक्रमण रहेगा तभी 19 खत्म होगा। आंतरिक अशांति रहेगा नॉर्मल छोटा मोटा, तो उस हिसाब से तो मीडिया ये भी नहीं करेगा। मान लो कि यहाँ 100-200 लोग अपने में मूर्ति को विसर्जन करना था, उस समय झड़प हो गया, लड़ाई हो गया, तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा के ये कर दीजिएगा, तो वहाँ क्या होगा, 19 नहीं खत्म होगा। जहां पे आंतरिक अशांति होगा वहां पे 19 खत्म नहीं होगा। ठीक है, समाप्त नहीं होगा। अब देखिए, राज्य में पुनः लगने पर विधानसभा 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। जैसे पहले से राष्ट्रपति शासन लगा है किसी एक राज्य में, किसी एक, मान लो कि बिहार में लगा हुआ है राष्ट्रपति शासन, ठीक है, आंतरिक अशांति की वजह से, अब फिर से राष्ट्रपति क्या हो गया है, युद्ध स्टार्ट हो गया है, तो पूरा देश में भी लग गया, तो उसका प्रभाव बिहार पे भी आए। तो उस स्थिति में क्या होगा कि विधानसभा भंग न होकर 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा। 1 साल तक चुनाव नहीं कराया जाएगा, 5 साल की जगह 6 साल तक विधानसभा चल सकता है। ठीक है, तो ये कहा गया ऐसे, ये बहुत ज्यादा पूछता नहीं है, ये इसका ज्यादा यूज होता है मेंस वेंस में। ठीक है, लेकिन बीपीएससी पूछ सकता, कर्मचारी आयोग नहीं पूछेगा। 3-4 लाइन हो गए तो तुझे आ गया पाता। चलिए हम बताते हैं क्या, 3-4 लाइन में तुझे पाता आ गया। हाँ, यहाँ पहले ही बताया ना कि ये किसी एक विशेष स्थान पे भी लग सकता है, पूरे देश पे भी लग सकता है, एक बार में एक साथ ही। जहां जहां ऐसा स्थिति होगा वहां लगा देगा। राष्ट्रपति को क्या करना है, एक लेटर जारी करना है। चलिए अब देखिए 352 समझ गए, ये किस लिए लग रहा था 352? बाहरी आक्रमण के लिए, बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति। ठीक है, अब ये देखिए 356 कहता है कि जहां भी संवैधानिक तंत्र विफल होता है, मतलब संवैधानिक तंत्र विफल होने का बहुत सारा कारण हो सकता है। जैसे बिहार में भी है, किसी का चुनाव हुआ, सरकार बन गया, अगर नहीं बनता, अगर कहेंगे बीजेपी जेडीयू 2 पार्टी है ना, दोनों अपना सरकार नहीं बनाता, अलग अलग हो जाता, लड़ जाता है, तो क्या हुआ, कोई सरकार ही नहीं रहेगा, तो कैसे चलेगा, तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। या कहीं चल रहा है लेकिन सरकार सक्षम नहीं है चलाने में, मतलब बहुत वहाँ क्राइम रेट बढ़ गया है, एकदम बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा हो गया है, संभाल नहीं रहा है, दंगा फसाद बहुत हो रहा है, मतलब कि राज्य को कंट्रोल नहीं कर पा रहा वहाँ का गवर्नमेंट। तो उस स्थिति में राष्ट्रपति को अगर पता चलेगा या राज्यपाल बताएंगे यहाँ स्थिति ठीक नहीं है, आप यहाँ कृपया कर राष्ट्रपति शासन लगा दें, आर्टिकल 356 का प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा बार यही यूज हुआ है, हम आगे बताएंगे। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या लगता है, अनुच्छेद 356 का प्रयोग होता है, राष्ट्रपति शासन 356 वाला। ठीक है, जैसे देखिए संवैधानिक तंत्र की विफलता पे एग्जाम्पल में आप लोग हमको लिख दिए हैं। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद कांड हुआ था। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद कांड हुआ था, तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, तो बीजेपी पे आरोप लगाते हुए कि ये भड़काए हैं, भड़काऊ भाषण दिए हैं और इसमें इनका अहम योगदान है। इनका 3 राज्य में गवर्नमेंट था, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, तीनों जगह राष्ट्रपति शासन लगा दिए। राष्ट्रपति शासन लगा दिए तो वहां का सरकार का पावर सीज, इसमें वहां के सरकार का पावर सीज नहीं हो रहा था 352 में, लेकिन वहां का राज्य का विधानमंडल का पावर सीज। ठीक है, ये समझ गए। अब देखिए आर्टिकल अनुच्छेद 365 क्या कहता है, ये तो हो गया अगर सरकार नहीं बना पाया, सरकार नहीं बना पाया तब ये कहता है 365 कि अगर केंद्र कुछ अगर नियम कानून बनाता है और उन नियम को आप नहीं मान रहे हैं, केंद्र मतलब संघ मतलब संविधान, वो नियम बनाया आप नहीं मान रहे हैं, अपना हिसाब से चल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 356 लगा देंगे। ठीक है, तो 365 कहता है कि अगर केंद्र के हिसाब से नहीं चलिएगा, केंद्र के बात नहीं मानिएगा, क्योंकि वो सारा राज्य के लिए, अब जैसे सब राज्य फॉलो कर रहा है, एक राज्य फॉलो नहीं कर रहा है, तो उस स्थिति में क्या होगा, सारा राज्य फिर उसी करने लगेगा, और जब सारा राज्य वैसे करने लगेगा तो देश खंडित हो सकता है ना। तो उस स्थिति में क्या कहता है कि मेरे पास पावर अनुच्छेद 356 दिया गया है, 365 दिया गया है कि आपका पावर हम अपने अंडर ले सकते हैं। आप नहीं बात मानिएगा, आपसे नहीं होगा, ठीक है छोड़ दीजिए, हम चला लेंगे सरकार, वहां राज्यपाल को बैठा देंगे। ठीक है, तो 365 ये कहता है निर्देशों का अवहेलना करने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये हो गया संवैधानिक तंत्र विफल होने पे, दूसरा आर्टिकल 356 के तहत केंद्र के निर्देशों के अवहेलना करने पे, तीसरा
अब देखिए इसका समय, जब राष्ट्रपति शासन, जैसे यहाँ भी हम समय बता दें कितना दिन के लिए लगता है, वहाँ एक महीना, फिर 6 महीना, फिर अनंत काल। अब इसका क्या है भाई, कितना दिन तक लग सकता है, तो इसमें कहा 2 महीना। राष्ट्रपति को ऐसा लगा कि वहाँ अगर संवैधानिक तंत्र विफल है तो 2 महीना, कितना 2 महीने। स्टार्टिंग में 2 महीना, 2 महीना के लिए लग गया। अब 2 महीना से ज्यादा बढ़ाना तो क्या करेगा, 6 महीना। 6 महीना। लेकिन कब, कैसे, स्थिति क्या रहे, साधारण बहुमत, यहाँ पे विशेष बहुमत नहीं, यहाँ साधारण बहुमत, ठीक है। टोटल का जरूरी नहीं है, जितना भी बैठे हुए सदन में उस साधारण बहुमत से पास कर दे तो 6 महीना तक के बढ़ जाएगा। फिर से अगर बढ़ाना है तो फिर से एक बार पारित कर दे, फिर से 6 महीना बढ़ जाएगा, 1 साल तक, ठीक है। उसके बाद 3 साल, दो ही बार तक बढ़ सकता है। उसके बाद फिर बढ़ाना हो तो ये मैक्सिमम 3 साल तक बढ़ सकता है, लेकिन 1 साल पार होने के बाद क्या करना पड़ेगा, विशेष संशोधन करना पड़ेगा। देखो 1 साल से ज्यादा के लिए विशेष संशोधन करना पड़ेगा, विशेष संशोधन में लिखना पड़ेगा, आपको एक अलग नियम बनाना पड़ेगा, समझे, इसके लिए कि इससे ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, ऐसा स्थिति है, मतलब जो भी मेंशन करना हो वो मेंशन करते हुए किया जा सकता है, ठीक है। तो 3 साल, पहले 2 महीना, फिर 6 महीना, 6 महीना करके 2 बार। अगर 2 बार से ज्यादा अगर जाना है तो क्या करना होगा, विशेष संविधान संशोधन, विशेष संविधान संशोधन, ठीक है। ये भी हो गया, अब समय हो गया। तो अब ये देख लीजिए कि कितना बार कब कब लगा है, टोटल 115 बार अभी तक ये लग चुका है, कितना, 115 बार। सबसे पहले कहाँ लगा, पंजाब में। सबसे ज्यादा कहाँ लगा, पंजाब में। सबसे ज्यादा समय तक नहीं, सबसे ज्यादा समय तक कहाँ लगा, पंजाब में। समय सबसे ज्यादा पंजाब में, सबसे पहले पंजाब में। और सबसे ज्यादा बार कहाँ लगा, मतलब 10 बार यूपी में। बिहार में कितना लगा, 8 बार, यही, ठीक है, 8 बार। अब देखिए विधानसभा भंग परंतु मौलिक अधिकार बने रहते हैं। इसमें क्या था कि मौलिक अधिकार खत्म हो जाता था, अनुच्छेद 19 खत्म, मतलब 20-21 छोड़ के परिस्थिति के अनुसार सब खत्म हो सकता था। लेकिन इसमें कहा गया कि इसमें सरकार विफल हो रहा है, वहां के मुख्यमंत्री सत्ता नहीं चला पा रहे हैं, इसमें आम जनता का क्या दिक्कत है भाई, हाँ? तो उसका कोई भी अधिकार, मौलिक अधिकार समाप्त नहीं होगा, समझे। तो पूछता है कि आर्टिकल कितना के तहत मौलिक अधिकार, कौन सा आपात में मौलिक अधिकार समाप्त नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, 56 में नहीं होगा, या किसमें समाप्त होगा तो वो देख लीजिएगा, ठीक है। समझ गए ये चीज, ये बात को। इसमें मौलिक अधिकार 20-21 छोड़ के सारा समाप्त हो सकता है, इसमें कोई भी नहीं समाप्त होगा, एक भी नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ आर्थिक स्थिति, ये 360, इसको बोलते हैं वित्तीय आपात। वित्तीय आपात, वित्तीय आपात जो हम आप लोग को यहाँ बताए थे, कहाँ बताए थे, यहाँ पे, ठीक है। तो वित्तीय आपात का मतलब होता है, वित्तीय मतलब होता है फाइनेंस, पैसा, आर्थिक रूप से कमजोर हो जाना, असक्षम हो जाना। हमको एम्प्लॉय को देने के लिए पैसा नहीं है, हमको लोगों को खाना खिलाने के लिए पैसा नहीं है, हम विदेश से कुछ इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, विदेशी पैसा एकदम नहीं है। तो उस स्थिति में क्या लगता है, आर्थिक आपात लगाया जाता है अनुच्छेद 360 के तहत। लगा के क्या क्या कहा जाता है, क्या क्या किया जाता है, तो हम समझेंगे। आर्थिक स्थिति असंतुलित हो, मतलब एकदम संतुलन में नहीं हो, ठीक है, मतलब इन्फ्लेशन आ गया हो, जीडीपी गिर गया हो, समझे, किसी के पास पैसा नहीं है, ऐसा स्थिति, ठीक है। तो आर्थिक स्थिति खराब हो गया हो, जैसे हमेशा इसको देखो, पाकिस्तान के देखो, हमेशा उसी लुढ़कते पुढ़कते रहता है। तो आर्थिक स्थिति, पाकिस्तान जो है ना, वो चलवे करता है खाली रहमो करम पे, उसको अगर पैसा नहीं रहे तो 2 साल में आधावादी होकर ऐसे खत्म हो जाएगा, समझे, बिलट के, ठीक है। तो यहाँ देखिए आर्थिक स्थिति असंतुलित या खराब होने की स्थिति में, ठीक है, ये लगाया जाता है आर्टिकल 360, अनुच्छेद 360 या वित्तीय आपात जिसको बोलते हैं। अब इसका समय और काल क्या होता है, वहां देखें समय का 1 महीना, 6 महीना अनंत, फिर दूसरा 356 में देखें 2 महीना, 6 महीना, फिर 3 साल मैक्सिमम, ठीक है। फिर यहाँ देखते हैं इसका क्या है, इसका कोई वैसा नहीं है बढ़ाने घटाने का, एक बार लग गया तो 2 महीना के लिए लग गया राष्ट्रपति के द्वारा। अब दोबारा इसको अगर बढ़ाना है, अगर स्थिति नहीं सुधरा आर्थिक,
तो संसद को बस एक बार साधारण बहुमत से पास करना होगा, एक बार। क्या करना होगा? एक बार, बस एक बार पार कर दिया तो उसका 6 महीना, साल भर, जब तक स्थिति नहीं सुधरेगा तब तक लगल रह सकता है। मतलब पहला बार 2 महीना और दूसरा बार अनंत। अनंत, अनंत के लिए वही प्रोसीजर, साधारण बहुमत से पास करना होगा दोनों सदन में। ठीक है, यहां तक समझ गए? अब देखिए आर्थिक सुधार के लिए जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं? तो वो निर्देश देने का काम करते हैं। ऐसा थोड़ी कि अपने कुदाल चला लेंगे, खेती करने लगेंगे। वो क्या कहेंगे? निर्देश देंगे। क्या निर्देश देंगे? भाई आप सरकार हैं, आप प्रोडक्शन को बढ़ाइए, निर्यात को बढ़ाइए, आप दूसरा देश से खरीदिए कम, बेचिए ज्यादा। बेचिएगा तब ना विदेशी पैसा हमारे पास आएगा, तब ना हमारा आर्थिक स्थिति बेहतर होगा। एक चीज। दूसरा चीज फिर कहते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है, तो या तो एम्प्लॉयमेंट कम कर दीजिए, छटनी कर दीजिए, और नहीं तो सबके तनख्वाह में कमी कर दीजिए। तनख्वाह, वेतन भत्ता में घटोतरी हो सकता है, कमी हो सकता है। ठीक है, या जो बजट होता है सबको मिलता है, बजट, जो बजट अभी बताएं हम खर्च करने के लिए, उसमें कटौती कर दीजिए। जैसे शिक्षा पर मिल रहा है 200-400 करोड़, तो वहां से घटा के 50 करोड़ भी कर दीजिए फिलहाल, जब तक ये स्थिति संकट बना हुआ है, आर्थिक संकट बना हुआ है, तब उस स्थिति में। ठीक है, तो ये सब निर्देश कौन दे सकते हैं? राष्ट्रपति दे सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा हमेशा, प्रधानमंत्री का सैलरी कम हो सकता है, सीजीआई का सैलरी कम हो सकता है, सबका हो सकता है, लेकिन राष्ट्रपति का सैलरी में कटौती नहीं किया जा सकता है। पूछिए क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति हैं जो एक राजा के पद जैसा पद है भारत में। अगर राजा का ही सम्मान गिरा दोगे, राजा को ही नीचे ले आओगे, उसको पद से डिमोशन दे दोगे, तो पूरा देश डिमोशन ऐसे ही हो गया। समझे? तो इसीलिए उनके सम्मान के लिए, उनके पद के सम्मान के लिए, उनका पद में उनका सैलरी में कटौती नहीं किया जा सकता है किसी भी परिस्थिति में। ठीक है, तो ये समझ गए। अब इसमें भी यही कहा गया है कि राज्य सूची का जो विषय होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा संघ सूची में। राज्य सूची का जो विषय हो जाएगा वो कन्वर्ट हो जाएगा संघ सूची में। सिंपल सी बात है। ये तीनों समझे? कोई कहीं भी कंफ्यूजन? मेन आप लोग का कंफ्यूजन होगा यही कि आर्टिकल 20 से 21 वाला याद रखिएगा, ये छोड़ के कहीं भी लग सकता है। आंतरिक अशांति रहेगा वहां नहीं खत्म होगा।